हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी के जो करंट अफेयर हैं अगस्त में जो आए हैं उन सभी के बारे में। सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, हम इसका स्टैटिक पार्ट भी कवर करेंगे ताकि आपको पॉलिटी के जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो रिजर्वेशन है वेमेन की पंचायती राज में, उसके बारे में, लोकपाल कौन होता है, लोकयुक्ता कौन होता है, इसके बारे में, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे ये चलाया जाता है और इसके क्या क्या आगे एस्पेक्ट्स हैं वो सभी कवर करेंगे। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और इसकी जो प्रोसीजर और फंक्शंस हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है पॉलिटी का करंट अफेयर का। इसके बाद हम इसके और पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा ये चैनल एंड वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलो चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। पहला करंट अफेयर है 50-50 रिजर्वेशन। तो ये करंट अफेयर क्या है कि हरियाणा गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो वेमेन की पार्टिसिपेशन है वो 50-50 कर दी जाए। पहले वो है 33%, ठीक है, पर अभी वो इसको बढ़ाकर 50% करना चाहती है ताकि जो मैन एंड वेमेन कैंडिडेट्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और ये सिर्फ 1 टर्म के लिए होगा। इसके बाद जो इनकी सीट्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी। ऑड इवन फॉर्मूला यहाँ पर चलेगा। और ये कौन कौन सी चीज़ें कवर करेगी, ये सरपंच के लिए करेगी और जो विलेज वार्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए करेगी, ब्लॉक समिति में करेगी और ज़िला परिषद में करेगी। इन सभी में जो वेमेन का हिस्सा है वो 50% करने की सोच रही है। तो इसका ही वो बिल लेके आए हैं, पर इनकी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि ये सिर्फ 1 टर्म के लिए है। 1 टर्म के लिए का क्या लिमिटेशन है कि जो वेमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वेमेन आगे आएंगी इन इलेक्शंस में, इन इंस्टीट्यूशंस में, वो क्या करेंगी, उनको पहली बार ये मौका मिलेगा। और जब भी पहली बार मौका मिलता है तो एटलीस्ट उसको 1 साल तो उसको समझने में लग जाता है कि वो कैसे इन सभी चीज़ों को चलाए। तो जो वेमेन के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं वो उनको स्टॉप करेगी, ठीक है, वो उनके अंदर पैदा ही नहीं होने देगी, क्योंकि वो उनको सिर्फ 1 टर्म के लिए मिलेगा। उसके बाद उनकी जो सीट है वो शिफ्ट होती जाएगी। तो इस इशू को डील करने के लिए कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस 1 टर्म को हटाकर 2 टर्म रिजर्वेशन की हुई है, जैसे कि केरला, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका। इन्होंने एक प्रोविजंस बनाई हुई हैं कि ये सभी चीज़ें और विमेन की जो 50-50 रिजर्वेशन है वो 2 टर्म के लिए चलेगी। आगे हम बताते हैं हरियाणा पंचायती राज की जो अमेंडमेंट हुई थी 2015 में वो क्या है। तो उन्होंने पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्राइटेरिया रख दिया कि जैसे जनरल कैटेगरी के लिए वो 10th पास होने चाहिए और एससी के लिए 8th पास होने चाहिए। तो उन्होंने एक मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया रखा हुआ है। सेकेंड बात कि अगर उनके कोऑपरेटिव बैंक के या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है, ठीक है, उनकी नॉन पेमेंट है तो वो अनएलिजिबल है, ठीक है। थर्ड है कि उनके घर में फंक्शनल टॉयलेट होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अगर आप पंचायती राज इलेक्शन हरियाणा में जाना चाहते हैं। तो एक हमारी बहुत ज़्यादा फेमस है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके बारे में बहुत बार यूपीएससी में ही नहीं बल्कि और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या था कि 33.3 रिजर्वेशन दी थी विमेन को। इससे पहले रिजर्वेशन नहीं थी। इसके लिए इनको विमेन को इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 33.3% रिजर्वेशन दी थी। और इसी अमेंडमेंट में एक और बात कही थी कि जो ग्राम सभा है वो पंचायती राज सिस्टम का फाउंडेशन होगा, ठीक है, उनका बेस होगा जो उनके फंक्शन करेगा और पावर्स परफॉर्म करेगा और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। तो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 15(3), वो क्या कहता है कि स्टेट के पास पावर है, ठीक है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन। स्टेट को आज़ादी देता है, उनको पावर देता है कि वो विमेन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दे सकता है। इसी प्रोविजन के तहत जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो विमेन के लिए 50-50 रिजर्वेशन रूल लेके आई है। एक आर्टिकल और है आर्टिकल 243D। इसमें क्या कहते हैं कि जो भी ऑफिस हैं, ठीक है, जो भी सीट्स हैं उसके टोटल का जो 1/3 है
वो चेयरपर्सन का PRI में ईच लेवल में, ठीक है, वो विमेन के लिए रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। वो हो सकता है कि बाद में उसमें रोटेशन हो जाए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में पंचायत की, पर एक बार जो चेयरपर्सन की सीट है, उसका ऑफिस है, उसमें विमेन के लिए एटलीस्ट 1/3 उनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो एक 110th अमेंडमेंट बिल भी आया था 2009 में, पर ये पास ना हो सका। ये बिल था कि विमेन को पंचायती राज में सभी स्टेट्स में, सभी राज्यों में 50% रिजर्वेशन दी जाए। हालांकि कुछ राज्य हैं जिन्होंने ये पहले ही चल रहा है, पर उसके बाद पूरे इंडिया में लागू करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल आया था, पर इसको पास नहीं किया गया। और ये चैलेंजेस वुमेन के लिए सामने क्या क्या आ रहे हैं? सबसे पहली बात पेट्रार्की। हमारे इंडिया का जो सिस्टम है वो ज़्यादातर पेट्रार्की है, मतलब मेल को ही आगे किया जाता है, वुमेन को इस सभी चीज़ों के लिए सफिशिएंट और एफिशिएंट नहीं माना जाता। तो जो कभी काफ़ी सारी वायलेंट ऑपोजिशंस भी आ रही हैं कि वो इनएडुकेट हैं, वुमेन को पता नहीं कि कैसे राज्य चलाने हैं, पर ये चीज़ आज के ज़माने में पॉसिबल हो चुकी है। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे उड़ीसा और राजस्थान, इन्होंने कहा हुआ है कि 2 बच्चे ही होने चाहिए किसी भी विमेन के जो पंचायती राज में आना चाहती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कोई नॉर्म्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है, विमेन के लिए अदर लेवल्स पर। तो कुछ एफर्ट्स गवर्नमेंट भी कर रही है इनको आगे लाने के लिए। सबसे पहला एफर्ट हो रहा है उन्हें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये अभियान कुछ 4 अभियान हैं जो गवर्नमेंट ने चलाए थे, और ये विमेन की पार्टिसिपेशन को एनकरेज करते हैं, विमेन को एम्पावर करते हैं इन अभियान के द्वारा। उनको कहते हैं कि आप भी आगे आए इन अभियान में। एक है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इसमें विमेन की पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है कि विमेन से भी पूछा जाए कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए। एक है पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान। और रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, उन्होंने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक डायरेक्शन दी है कि वो स्पेशल ग्राम सभा और महिला सभा ऑर्गेनाइज करें, वहाँ पर विमेन को बुलाएं, उनकी पार्टिसिपेशन करवाएं ग्राम पंचायत में, और वो अपने आइडियाज़ दें, शेयर करें कि वो क्या क्या चाहती हैं कि उनके गांव में कौन कौन सी डेवलपमेंट हो। तो हमारा सेकंड करंट अफेयर है लोकयुक्ता के बारे में। न्यूज़ में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है, ठीक है, एक नोटिस इशू किया है। ये इशू क्यों किया है? क्योंकि जो स्टेट ऑफ नागालैंड है, उन्होंने एक प्ली फाइल की थी। उन्होंने कहा था कि ये लोकयुक्त है हमारे यहाँ पर, उन्हें कहिए कि उनकी जो पावर्स हैं, वो फंक्शन है, वो उनको सीज कर दें। सीज का मतलब होता है स्टॉप। उनकी जो पावर्स हैं वो उनको यूज़ करना बंद कर दें, और उनका जो भी काम है उप लोकयुक्ता के लिए ट्रांसफ़र कर दिए जाए। तो उनके खिलाफ एक प्ली फाइल हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये की है स्टेट ऑफ नागालैंड ने। तो हम पहले बात करते हैं कि लोकयुक्ता कौन होता है। लोकयुक्ता एक एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है, मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जो करप्शन पर नजर रखती है, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ओम्बड्समैन। तो एक ये ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होती है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट का ही कोई आदमी होता है जो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, और जो पब्लिक के इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पब्लिक की नज़र में ये एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की नज़र में भी एंटी करप्शन अथॉरिटी है कि कोई भी सिविल सर्वेंट, ठीक है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर करप्शन करते पकड़ा गया तो लोकयुक्ता उन पर अपनी कार्रवाई कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सभी एलिगेशन, जो भी इल्ज़ाम करप्शन के लिए, ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगे हैं पब्लिक सर्वेंट्स पर, उन सभी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई चलाता है। तो इसको जो है इस टास्क विद स्पेशल स्पीडी रीड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसी, मतलब इसको स्पीड में भी लाया जाता है लोकयुक्ता के द्वारा, मतलब इसका जल्दी ही निपटारा कर दिया जाता है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है कि लोकयुक्ता कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था, जिसको लेट मतलब जो मोरारजी देसाई थे, जो अभी नहीं है हमारे साथ, उन्होंने 1966 में ये रेकमेंड किया था कि हमारे स्टेट्स में लोकयुक्ता होना चाहिए। वो इस कमीशन के तहत लेके आए थे। तो 2013 में एक लोकपाल और लोकयुक्ता एक्ट नज़र में आया था, तो उसी समय ये पास हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिसंबर। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे लोकयुक्ता की बैकग्राउंड के बारे में कि ये कहाँ से आया और इसे कौन सा कमीशन लेके आया। तो ये आया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के तहत, जिसे मोरारजी देसाई ने लीड किया था। ये 1966 में आया था। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी
कि हमें एक लोकयुक्ता लेके आना की जरूरत है राज्यों में। तो ये जो लोकपाल और लोकयुक्ता एक्ट था ये 2013 में पास हुआ था, दिसंबर 2013 बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के। तो ये होता क्या है, जब लोकयुक्ता की अपॉइंटमेंट होती है तो ये हो किसके लिए रहा है, तो जो भी पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, उनके रिलेटेड कुछ भी इल्जाम लगे हुए हैं, एलिगेशन है, उनकी कुछ ग्रीवेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स है, उन सभी चीजों को ये इन्वेस्टिगेट करेगा और उनकी रिपोर्ट पेश करेगा। तो उन्होंने एक और बात कही थी कि जैसे स्टेट्स में लोकयुक्ता होना चाहिए वैसे ही सेंटर में एक लोकपाल भी होना चाहिए। तो इन सभी चीजों के बारे में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी। तो अब बात करते हैं कि लोकयुक्ता की सिलेक्शन कैसे होती है। ज्यादातर जो लोकयुक्ता होते हैं वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं पुराने, ठीक है, फॉर्मर मतलब पुराने जो रिटायर हो चुके हैं, या तो वही होते हैं या फिर पुराने सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और इनका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, मतलब ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही होते हैं, इसके बाद इनको चेंज कर दिया जाता है। तो जो चीफ मिनिस्टर है लोकयुक्ता को सिलेक्ट करता है, ठीक है, कि कौन सा पर्सन है जो लोकयुक्ता के लिए बिल्कुल सही है, पर वो ऐसे नहीं कि अकेले ही सिलेक्ट कर लेता है, वो कंसल्टेशन मतलब सलाह लेता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन से, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लीडर है अपोजिशन का उससे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो लीडर है अपोजिशन का उनसे भी। तो ये सभी चीजें कंसल्ट करने के बाद चीफ मिनिस्टर एक पर्सन को सिलेक्ट करता है, पर जो अपॉइंटमेंट करवाता है वो है गवर्नर। एक बार जब लोकयुक्ता को अपॉइंट कर लिया जाता है तो ना ही उनको डिसमिस किया जा सकता है, ना ही उनको किसी भी ग्राउंड पर ट्रांसफर किया जाता है। तो ये इनको रिमूव कैसे किया जाएगा, तो इनको रिमूव सिर्फ एक ही तरीके से किया जाता है, वो है इम्पीचमेंट मोशन, जो कि स्टेट असेंबली में चलाया जाएगा। आगे हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की पॉलिटिक्स में। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, ये आज की न्यूज क्या है कि पिनराई विजयन गवर्नमेंट जो है केरला में, ठीक है, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया है, ठीक है। तो उन्होंने बिना साइन डोए के, ठीक है, साइन डोए का मतलब होता है बिना कोई फर्दर मीटिंग के असाइन किए हुए, मतलब भी आज हम मिल रहे हैं इसके बाद कब मिलेंगे, हम एक पर्टिकुलर डेट असाइन करते हैं, पर साइन डाई का मतलब होता है कि हम पर्टिकुलर डेट असाइन नहीं करते। तो ये असेंबली जो है एडजॉर्न हो चुकी है विदाउट साइन डाई। उसके बाद है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का इनिशिएशन मतलब ये स्टार्ट कैसे होता है, तो ये एक पार्लियामेंट्री मोशन मतलब पार्लियामेंट में चलाया जाता है, ठीक है, जो कि लोकसभा में मूव किया जाता है, ठीक है। ये किसके खिलाफ होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी के अगेंस्ट होता है। इसमें कहते क्या है कि अभी ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए फिट नहीं है, उनकी पोजीशन जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए फिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो इनएडिक्वेट है, मतलब भी उनके में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट हो सकता है या फिर वो कोई काम करने के लिए फेल हुए हो, ठीक है, उन पर ऑब्लिगेशंस मतलब इल्जाम लगे हो। तो कोई भी जो प्रायर रीजन है, नो प्रायर रीजन नीड्स टू बी स्टेटेड फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा, मतलब पहले कोई रीजन प्रायर नहीं होने की जरूरत नहीं है, अगर हम इसे लोकसभा में चलाना चाहते हैं, ठीक है, लेके आना चाहते हैं, तो कोई भी प्रायर रीजन की जरूरत नहीं है। अभी प्रोसीजर कैसे होता है, इसको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, अंडर रूल 198। तो ये लोकसभा में ही इनिशिएट किया जाता है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है कि क्या कॉन्फिडेंस मोशन होता है, क्या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इस चीज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जो आर्टिकल 75 है इसमें एक चीज लिखी हुई है कि जो आर्टिकल 75 है उसमें ये चीज मेंशन है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो सभी लोकसभा के लिए एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये चीज जरूर लिखी हुई है। तो इसका अडॉप्शन कैसा होता है, इसमें क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 50 मेंबर्स, कम से कम 50 मेंबर्स की सपोर्ट होनी चाहिए अगर हम इसे लोकसभा में इनिशिएशन करना चाहते हैं, ठीक है। तब स्पीकर देन डिसाइड करता है, एक बार स्पीकर सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, वो कह रहा है कि मोशन बिल्कुल सही ऑर्डर में चल रहा है, 50 लोग हो गए हैं,
तो फिर वो हाउस को कहता है कि हम इस मोशन को अडॉप्ट करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। जब एक बार हाउस में ये मोशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है तो सरकार को अपना ऑफिस खाली करना पड़ता ही है, वो बाउंड हो जाते हैं इस मोशन के लिए कि उनको ये सभी चीज करनी ही पड़ेगी, उनको अपना ऑफिस खाली करना ही पड़ेगा। पर इसके लिए एक चीज जरूरत है, इसको पास करने के लिए एटलीस्ट मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी वोट अगर होगी तभी वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चलेगा, तभी वो अडॉप्ट होएगा, तभी गवर्नमेंट अपना ऑफिस छोड़ेगी। आगे हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी न्यूज क्या है कि जो आज के हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है 2020 के वेणुगोपाल, ठीक है, उन्होंने कहा है कि सेंटर को जितना भी स्टेट्स को लॉस हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से, ठीक है, रेवेन्यू में लॉकडाउन के दौरान, तो सेंटर उनको कंपनसेट उनको करना चाहिए सेंटर को। ये इन्होंने क्यों किया? क्योंकि सेंटर ने इनसे पहले सलाह मांगी थी कि हम इस चीज में क्या करें। तो वेणुगोपाल ने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने ये चीज सलाह दी है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जितना भी स्टेट को नुकसान हुआ है रेवेन्यू में, उन सभी चीज के लिए सेंटर को कंपनसेट करना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि कौन है ये, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लीगल एडवाइजर के चीफ हैं, ठीक है। जितनी भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी लीगल एडवाइस चाहिए किसी भी मैटर में, ठीक है, देश के किसी भी मैटर में लीगल एडवाइस चाहिए तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से लेते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी मतलब फर्स्ट लॉयर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई चल रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो भी इसको आगे लेके आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अटॉर्नी ऑफ जनरल पेश करेंगे। वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और ये एलिजिबल कैसे हैं। तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76(1), ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 76(1) के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकते हैं और वो तब तक वहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी हो। अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि वो नहीं रहेंगे, उन्होंने लेटर पर साइन कर दिया, तो उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है कि कौन कौन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो रह चुका है, ठीक है, उसको, उस बंदे को वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रख सकते हैं। सेकंड बात होनी चाहिए कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि या तो वो हाई कोर्ट, इंडियन स्टेट की कोई भी हाई कोर्ट में उसको 5 साल एज अ जज उसने कंप्लीट किए होने चाहिए, या फिर अगर वो वकील रह चुका है तो उसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 10 ईयर्स होना चाहिए। मतलब जज के लिए वो उसके पास 5 साल का होना चाहिए, पर अगर एडवोकेट है तो उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो और प्रेसिडेंट की नजर में वो एक अच्छा ज्यूरिस्ट भी होना चाहिए। तो उसके पावर्स क्या हैं? सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ भी लीगल मैटर होता है उसमें वो एडवाइस देने का काम करते हैं। और स्पेशल बात ये है कि प्रेसिडेंट अगर अपनी तरफ से कुछ भी उसको लीगल ड्यूटी असाइन करते हैं तो उनको भी परफॉर्म करना पड़ता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। इसको राइट है अटॉर्नी जनरल को कि वो किसी भी इंडिया की कोर्ट में, इंडिया की किसी भी कोर्ट में वो एज ए ऑडियंस बैठ सकता है, ठीक है, उसकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर उसमें वोट नहीं कर सकता। बैठ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, पर वोट नहीं कर सकता। और वो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शामिल होता है और उनका केस लड़ता है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कुछ भी कोई केस आता है उनके खिलाफ, तो उन सभी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैंडल करता है और ये गवर्नमेंट इंडिया को ऑफ इंडिया को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर, ठीक है, कोई भी रेफरेंस की जाए प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, तो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आगे आते हैं और ये सभी कुछ होता है आर्टिकल 143 के तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और एक बात कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर किसी भी केस में आगे नहीं आ सकता, मतलब ये अपना कोई पब्लिक। और एक बात कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये एक्यूज्ड को डिफेंड, मतलब उसको बचा नहीं सकता, उसके हक के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। इसको अगर ये सब चीज करनी है तो इससे पहले उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी।
तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनके साथ 2 सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी अपॉइंट होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे हमारे जो भी हमने स्टैटिक पार्ट कवर किया है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज इलेक्शन इन हरियाणा। मतलब अगर हरियाणा में हमें पंचायती राज इलेक्शन में कुछ भी पार्टिसिपेशन करनी है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये हमने हमारी स्लाइड में कवर किया था। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 12th होनी चाहिए। सेकंड है कि उसके घर में टॉयलेट्स होने चाहिए। तो इनमें से जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th और एससी के लिए है 8th। और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उनके घर में टॉयलेट होने चाहिए। तो ए तो गलत है, तो जिसमें ए दिख रहा है वो तो गलत है। ए इज करेक्ट गलत है, नीदर ए नॉर बी, ये भी गलत है क्योंकि बी तो है हमारा सही आंसर। बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ए हमारा गलत है। तो इसका आंसर हुआ डी, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड टू रिमूव लोकयुक्ता फ्रॉम इट्स पोजीशन। मतलब अगर लोकयुक्ता को उसकी पोजीशन से हटाना है, यही हमारी आज की न्यूज है कि अगर उसको हटाना है तो कौन सा प्रोसीजर जाना जाएगा, विद इम्पीचमेंट बाय स्टेट असेंबली, बाय मेजोरिटी इन द स्टेट असेंबली। तो ये कौन सा प्रोसीजर है, पहला विद इम्पीचमेंट। अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाएंगे तभी वो वहां से हटा सकेंगे उसको। तो सेकेंड हमारा रॉन्ग है, बोथ आर करेक्ट गलत है, नन इज करेक्ट गलत है, फर्स्ट इज करेक्ट बिल्कुल सही है, सेकेंड इज करेक्ट गलत है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सभी लोकसभा के लिए एक साथ रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमने भी किया था, ये है आर्टिकल 75 जिसमें यही लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। तो यही तक थी हमारी पॉलिटी की, करंट अफेयर अगस्त की और स्टैटिक पार्ट। ये सभी टॉपिक हमने पूरे डिटेल में इसमें कवर किए हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई हो तो हमारी ये वीडियो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।